गरीब बहू वर्सेस अमीर बहू का घरेलू काम। शीतल अपनी मालकिन के घर में साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी मालकिन अलीना और उसके बच्चे मिट्टी के पैर लेकर आ जाते हैं। अरे ये क्या मालकिन, सारे फर्श पर मिट्टी मिट्टी कर दी, मेरा काम बढ़ा दिया। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही काम को लेकर परेशान हो रही हो शीतल। अगर तुमसे हमारे घर का काम नहीं हो पा रहा है तो एक काम करो, तुम खुशी खुशी यहाँ से जा सकती हो। मैं किसी और को इस घर के काम करने के लिए बुला लूंगी। ये सुनते ही शीतल के माथे से पसीने टपकने लगते हैं। अरे मालकिन, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इस घर में मैंने 3 साल से काम किया है और इन 3 साल में तुम्हारे भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इतनी जल्दी तो मार्केट में कोई कंपनी के रेट भी नहीं बढ़ते। अगर इस घर में काम करना है तो मेरे एहसान मानने पड़ेंगे। मालकिन, एहसान तो आपके बहुत हैं। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे करके सभी काम अच्छे से कर लेती है, जिसके बाद वो काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद शीतल अपनी भैंसों के पास से गोबर इकट्ठा करती है और उनसे गोबर के उपले बनाना शुरू करती है। इन गोबर के उपलों के सूखने के बाद इन्हें बाजार में बेच दूंगी, कुछ पैसे तो आएंगे। ऐसा सोचकर वो गोबर के उपले बनाती रहती है। कुछ ही देर में राधा आती है और अपनी माँ से कहती है, चलो माँ, अब खाना खा लो। काफी समय से आप काम करने में लगी हुई हो, अब कुछ खाया नहीं तो खाना खाए बिना ही आप बाजार में उपले बेचने चली जाओगी। मेरी प्यारी बिटिया जब से बड़ी हुई है मेरा कितना ख्याल रखती है। चलो तुम राजू को खाना खिलाना शुरू करो, मैं आती हूँ, बस कुछ ही उपले रह गए हैं। अपनी माँ की बात मानकर राधा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल भी सारे उपले बनाने के बाद हाथ मुंह धोती है और अपने परिवार के साथ खाना खाने लगती है। बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है। बिना दवाई के मुझे राहत नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जैसे एकदम से प्राण छोड़ दूंगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? शीतल, मेरे मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए। तुम उपले बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से माँ की दवाई ले आना। अजी, ये भी कोई कहने की बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई ले आऊंगी। लेकिन माँ, घर में तो राशन भी खत्म हो गया है। जो बचा कुचा था वो मैंने बना दिया। अब रात के समय हम लोग क्या खाएंगे? ये सुनने के बाद शीतल को कुछ समझ नहीं आता और वो अधूरा खाना खाकर उठ जाती है, जिसके बाद वो उपले बेचने बाजार में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अलीना अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है। वैसे अलीना, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? सुना है आजकल तेरी मार्केट डाउन चल रही है, जिसके चलते तुमने अपनी शॉपिंग बंद कर दी है। ओहो, ये सब तो अफवाहें हैं। तुम ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। दरअसल बात यह है कि मुझे अब समय ही नहीं मिलता, काम का प्रेशर बहुत है। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि अब तुम ऑनलाइन कुछ कमा भी नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारे कस्टमर को तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा। ओहो, तुम्हें फिर से एक और अफवाह। अगर ऐसी बात है तो चलो आज हम शॉपिंग पार्लर और अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। टिकट मेरी तरफ से। ऐसा कहकर अलीना अपनी सहेलियों के साथ बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो उन सभी के साथ बैठकर खाना खाती है और उसके बाद वो शॉपिंग करती है। अपनी अमीर सहेलियों को दिखाने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा खर्चा करती है, जिसके चलते उसके सारे के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। शाम तक उसके पास कुछ भी नहीं बचता। फिर भी वो अपनी सहेलियों से कहती है, अरे अभी तो हम लोग ना सिनेमा गए हैं और ना पार्लर, चलो ना चलते हैं। अरे नहीं अलीना, आज के लिए इतना ही काफी है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे घर पर। हाँ अलीना, आज तो तुमने हमें पूरी तरह थका दिया। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ऐसा कहकर उसकी सभी अमीर सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। जिसके बाद अलीना घर पहुंचती है, तभी उसका पति देव उससे कहता है, ये सब क्या है अलीना? आज तुम्हें पता है कि तुमने कितने पैसे खर्च किए हैं? पूरे 50 लाख रुपए। अरे पैसे क्या पेड़ के ऊपर लगते हैं जो तुम खर्च पर खर्च कर रही हो? तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर मैं महीने के 80,000 कमाती हूँ तो एक महीने में 50,000 उड़ा भी सकती हूँ। मॉम, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मॉम, मुझे भी भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए बना दीजिए हमारे लिए। अच्छा, आज मेरे प्यारे बच्चों को मेरे हाथ का खाना खाना है। चलो आओ, आज तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए मैगी बनाएगी। मैगी का नाम सुनते ही राशि और नुपुर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अलीना खुशी खुशी में रसोई में तो जाती है, लेकिन उसके घर का राशन खत्म हो चुका था, जिसके चलते घर में एक मैगी तक का पैकेट नहीं था। अरे ये क्या, घर में एक भी मैगी नहीं है?
अलीना अपना पर्स चेक करती है लेकिन उसके पर्स में 1 रुपया भी नहीं होता। ये लो अलीना, मुझे पता ही था कि घर पर कुछ नहीं होगा। वैसे भी आजकल तुम्हारा ध्यान घर में कम तुम्हारे शौकों में ज्यादा हो गया है। ये कहकर देव सोने चला जाता है, जिसके बाद अलीना अपने बच्चों को मैगी बनाकर खिला देती है और अपने बच्चों को सुला देती है। रात को सब लोग सो जाते हैं और अलीना अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूरे दिन मेहनत करके जो भी शीतल की कमाई होती वो उनसे अपनी सास की दवाओं और घर का राशन खरीद लेती और उसके साथ खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, शीतल अपनी भैंसों का दूध निकालकर बेचने निकल जाती है। ये लीजिए काकी जी, आज तो मैं समय पर ही आ गई। हाँ बेटी, अच्छा किया, आज मुझे खीर भी बनानी थी। शीतल सारा दूध गांव में बेच देती है, जिसके बाद वो अपनी मालकिन के घर जाती है। रुक जाओ शीतल, आज से तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली है। मालकिन ऐसा मत कीजिए, मेरा इस घर से ही तो गुजारा चलता है। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। अलीना उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो उसे अपने घर से निकाल देती है। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरे पास उतने पैसे नहीं बचेंगे कि मैं शीतल को तनख्वाह दे सकूं। अलीना के घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया था। वो जिससे भी काम मांगती उसे कोई काम नहीं देता। जहां अलीना महीने का 80 लाख कमाती थी, वहां अलीना अब घर बैठे 1 रुपया भी कमा नहीं पाती। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है, जिसके चलते अब शीतल गाय भैंस की मदद से खुद का बिजनेस करने लगती है और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लेती है। शीतल, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, जो आज हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई। नहीं जी, ये सब तो मैंने अपनी मालकिन से सीखा है। वो हमेशा लगन से काम किया करती थी। ऐसा कहकर शीतल अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अलीना एक फैक्ट्री में काम करने के लिए इंटरव्यू देने जाती है। आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैडम आपको खुद बुला लेंगी। अलीना इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसे ऑफिस में भेजा जाता है। जैसे वो फैक्ट्री की मालकिन को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये शीतल, इस दूध की फैक्ट्री की मालकिन तुम हो? हाँ, लेकिन आप यहाँ किस लिए आई हो? अलीना अपने बारे में शीतल को बताती है। उस रात किसी भी कस्टमर ने मुझे काम नहीं दिया, जिसके चलते मेरी उनसे बहस हो गई। मेरे घमंड और मेरे खर्चों ने मुझे डुबा दिया। यही फर्क होता है आप जैसे अमीरों में और हम जैसे गरीबों में। हम एक एक पैसा भी बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि लगन से काम करना मैंने आपसे ही सीखा है। शीतल अलीना को 5 लाख रुपए देती है, जिसके बाद अलीना उन पैसों से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। डेजी और जेसिका बचपन से सहेलियां हैं। दोनों की गहरी दोस्ती इस बात से ही जाहिर होती है कि दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद दोनों ने सेम कॉलेज और सेम सब्जेक्ट के साथ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां दोनों राम लखन से दिल लगी कर बैठी। राम, तुमने अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात की? राम झिझकते हुए बोलता है। सॉरी जेसिका, वो मैं माँ से बात करने ही वाला था, मगर मेरे दिमाग से उतर गया। राम, यू आर टू मच। ना तो तुम अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात कर रहे हो, ना मेरे डैडी से मुलाकात करते हो। जैसे ही जेसिका की जुबान रुकती है, डेजी कहती है, ओ राम जी, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई, मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। सॉरी, पॉइंट पर आने के लिए गाने का सहारा लेना पड़ा। जरा सोचिए, अगर दोनों सहेलियों की शादी कहीं और हो गई तो आप दोनों को कितना जोर का झटका लगेगा। और जहाँ प्यार ना हो, वैसी शादी उम्र कैद की सजा से बनकर रह जाती है और सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काटना पड़ता है। ये सुनकर बेचारे दोनों भाई के दिल और दिमाग दोनों में हलचल मच जाती है, जिसके बाद वह बिना देरी किए जेसिका और डेजी से शहर के मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों सहेलियां बन जाती हैं, देवरानी और जेठानी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई। अगर पहले पता होता कि आप और देवर जी हमें खोने के ख्याल से इतना डरते हो तो इतनी देरी नहीं होती। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जेसिका, हमने शादी तो कर ली, अब तुम्हें हमारे घर वालों से मिलना है। तो ले चलो हमें हमारे ससुराल वालों से मिलवाने।
फिर क्या था, दोनों देवरानी जेठानी अपने साजन के साथ चल पड़ती हैं ससुराल। तकरीबन 23 घंटों के बाद ट्रेन छपरा स्टेशन पर रुकती है। ओह गॉड, लखन, ये तुम हमें कहाँ ले आए? एक तो इस स्टेशन का नाम इतना अटपटा सा है, छपरी लोग भरे हुए हैं इस सो कॉल्ड छपरा स्टेशन पर। बस ऐसा समझ लो कि इस स्टेशन से ही तुम दोनों देवरानी जेठानी का ससुराल शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद सभी ससुराल पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर खड़ी दुलारी को देखकर राम कहता है, ये रहा तुम्हारा ससुराल और सामने खड़ी है तुम्हारी सास। अरे देखो तो दुलारी, तुम्हारे दोनों अनमोल रतन गांव आई गए। जहां परिवार को देखते ही राम लखन का चेहरा खुशी से खिल जाता है, वहीं देवरानी जेठानी को जैसे सदमा लग जाता है और वह फुसफुसाती हुई बोलती है, ओ गॉड जेठानी जी, हमारे ससुराल वाले तो शुद्ध देसी देहाती निकले। इनकी ये गवारों वाली भाषा तो मेरे सर से होकर गुजर रही है। अब कर भी क्या सकते हैं डेजी, हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हमने तो इन राम लखन को लल्लन टॉप समझकर शादी की, सोचा नहीं था कि ये लल्लू राम निकलेंगे। अरे बहू, दूर क्यों खड़ी हो? अपने ससुराल वालों को देखकर खुश नहीं हुई क्या? नहीं सासू माँ, वो सफर काफी लंबा था ना, इसलिए थोड़ी थकावट हो गई है। सास देवरानी जेठानी को ससुराल के सभी सदस्य से मिलवाती है, जिसमें ससुर हजारी प्रसाद, दादी सास उमावती और नंद निमकी से मिलवाती है। जैसे तैसे दोनों जेठानी देवरानी का दिन ससुराल में शुरू होता है। बहू, ये ले खेत की मिट्टी लाई हूँ, इसे चूल्हा लीप देना, तभी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाना। क्या इस घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है? जबकि जमाना इतना आगे बढ़ गया है। अरे आजकल तो गरीब से गरीब घर में एलपीजी गैस चूल्हा मिल गया है। या तो आप पैसे खर्च करने से कतराते हैं, या शायद हमारे गवार ससुराल वाले गांव से बाहर ही नहीं निकले। रहने दीजिए जेठानी जी, क्योंकि हम बहुओं का सासू जी को समझना सर में दीवार मारने के बराबर है। अगर हमारे ससुराल समझदार होता तो घर का नजारा ऐसा होता। यहाँ ना सोने के लिए पलंग है, ना ठंडे पानी के लिए एक फ्रिज, और ना घर में आने जाने वाले मेहमानों की खातिर कुर्सी है। इसलिए तो जो भी आता है चटाई पर ही पसर जाता है। बहुओं के ताने बाने सुनकर बेचारी सीधी साधी सास जाकर ससुर और अपने दोनों बेटों को सारी बात बताती है। तभी उमावती कहती है, अरे हमके तो पहले से ही बुझात रहे कि दोनों शहरी देवरानी जेठानी हमारे हंसते खेलते घर संसार में जरूर जहर घोल दी। अम्मा तुम ना बेमतलब तिल का तार न बनाओ। राम लखन तुम दोनों बहुओं के लिए पलंग खरीद लाओ, काहे कि दोनों शहर में पली बड़ी हैं। जी पिताजी। ससुरा के समझाए अनुसार दोनों देवरानी जेठानी के पति उनके लिए 2 पलंग खरीद ले आते हैं, जिसे देखकर देवरानी तानेबाजी की तान छेड़ते हुए कहती है, थैंक गॉड, कम से कम हमारे गवार ससुराल में फाइनली ढंग का एक फर्नीचर तो आया। शायद हमारे गवार ससुराल वाले के भेजे में भरा भूसा थोड़ा घर कर गया है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर दोनों बहुएं अक्सर अपने गवार ससुराल वालों पर बड़बड़ाती रहती। एक दोपहर दोनों देवरानी जेठानी कमरे में बैठी बातें कर रही थी। तभी ननद निमकी दरवाजे पर खड़ी बोलती है, एक्सक्यूज मी भाभी, मैं आई अंदर ढूकिंग? नंद की टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से हंसती हुई उसकी हंसी उड़ाने लगती हैं। वाह हमारी अक्लमंद ननद, आज तुमने भी अपनी जुबान से गवारों वाले ज्ञान की झलक दिखला ही दी। जरा एक बात तो बताना, तुमने स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ाई की थी? अरे नहीं नहीं डेजी, जब ऊपर वाला ज्ञान बांट रहा था तब हमारी ननद और हमारे शुद्ध देसी ससुराल वाले साथ मिलकर गधा चला रहे थे, इसलिए गवार रह गए। शहर से आई अपनी भाभी के मुंह से ऐसा सुनकर ननद की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से चली जाती है। समय बीतता है और गुजरते दिनों के साथ दोनों देवरानी जेठानी के जुबान से ससुराल वालों को गवार बोलने का बोलबाला बेतहाशा बढ़ जाता है, जिसे देखकर ससुराल के सभी सदस्य उनसे कटे कटे रहने लगते हैं। जेठानी जी, ये हमारे गवार ससुराल तो आजकल हुआ क्या है? कुछ दिनों से इनकी गवारबंदी देखी नहीं। शायद हमारे गवार ससुराल वाले सुधर गए हैं, तभी तो उनकी बेफजूल की किचकिच बंद हो गई है। दोनों ऐसा बोल ही रही होती हैं, तभी उनके पति बोलते हैं, जेसिका जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हें गांव घुमा कर लाता हूँ। इस गांव में घूमने जैसा रखा ही क्या है? राम, हमारे गवार ससुराल वालों की अजीबोगरीब हरकत क्या कम है?
मगर जेठानी जी, हमें कौन सा टैक्स भरना है? वैसे भी इस छप्पर चढ़ी छत के नीचे रहकर अपने गवार ससुराल वालों के संग रहकर मैं बोर हो गई हूँ। चलते हैं ना। दोनों देवरानी जेठानी झटपट से अपने पतियों के साथ गांव की सैर सपाटे के लिए निकल जाती हैं, जहां राम और लखन उन्हें नदी पोखर दिखाते हैं, जहां औरतें झुंड में कपड़े धोते हुए बातें कर रही थी। जिसके बाद वह उन्हें खेत खलिहानों में काम करते हुए किसानों को दिखाते हैं और ये सब देखकर वह चिढ़ते हुए नाक चढ़ाकर कहती हैं, छी, ये गवार लोग कैसे मिट्टी में सने हुए हैं। लखन, तुम खड़े क्या हो? मुझे घर लेकर चलो। डेजी, जरा उन किसानों पर गौर करो जिनका शरीर मिट्टी में सना हुआ है, फिर भी उनके चेहरे पर चमक है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ मेहनत में मगन है। उस पोखर पर देखो, उनके घर आंगन में हैंडपंप नहीं, इसलिए उनकी जरूरत पोखर से जुड़ी है। फिर भी उनके माथे पर उसे पाने की ललक नहीं, बल्कि चेहरे पर खुशी की लाली झलक रही है। मगर शायद ये तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये गंवार है, मगर हमारे लिए ये गांव परिवार है। शायद लखन की बात तुम्हारी समझ आ गई हो। गांव के लोग जुबान के साफ होते हैं, इसलिए जो भी आता है बोल देते हैं, मगर उनके मन में मैल नहीं होता, न ही वो शहरी लोगों की तरह दोहरा दिखावा करते हैं। दोनों भाइयों की फटकार देवरानी जेठानी के जुबान पर चुप्पी जड़ जाती है। फिर घर पर, कैसा लगा मेरी बहुओं को गांव? आप सभी हमारे कहे सुने के लिए माफ कर दीजिए। हमने घर में ऐशो आराम की चीजों के घटी देखकर आपको गवार शब्द के तराजू में तोला। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ उसे सपना जानकर भुला दो। बस एक बात याद रखना, किसी भी इंसान को शहर, गांव या भाषा भाव के कारण फिर कभी गवार मत कहना, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अधूरा बनाया है। कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है। उस रोज के बाद से दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल वालों के साथ मेल मिलाप के साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं। बहादुरगढ़ गांव में रहने वाली प्रेमा देवी के 5 बेटे थे, जिन्हें प्रेमा देवी ने गांव में 12वीं तक पढ़ाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। एक दिन कांची प्रेमा से कहती है, और बताओ प्रेमा, कब आ रहे हैं तुम्हारे 5 पांडव शहर से? बस बीते दिनों तार भेजा था। अब की बरस 5 की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी सर्विस में मेरे बेटों की बहाली हो जाएगी, तो घर संसार भी बस जाएगा। प्रेमा कांची से अपने मन की अभिलाषा बता ही रही थी कि अचानक उसके 3 बेटे रोहित, अंशुल और राजवीर 3 लड़कियों के साथ चले आते हैं। उनके तंग शॉर्ट कपड़े, हाई हील्स चीख चीख कर उनके शहरी होने का बयान दे रहा था। पूरे गांव की नजर उन्हीं पर गड़ी हुई थी। अरे ऋतिक, अंशुल, राजवीर, तुम तीनों यूं अचानक गांव? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, और ये अंग्रेजी मेम साहब कौन है? अपनी माँ प्रेमा की पूछताछ देखकर राजवीर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वह झिझकते हुए कहता है, वो माँ, ये तीनों आपकी बहू हैं। ये सुनकर प्रेमा का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह माथे पर हाथ धरकर बोलती है, वाह रे मेरी नकारी औलाद, क्या खूब दिन दिखाया। इन मॉडर्न लड़कियों से शादी करके अपनी माँ के सपने को मिट्टी में मिला दिया, सुध-बुध बिसरा दिया था क्या? जो इन अधनंगी लड़कियों को लुगाई बनाने से पहले एक बार भी जात बिरादरी के बारे में नहीं सोचा। ओह गॉड सासू मॉम, अब बंद भी कीजिए ये सो कॉल्ड सास वाला मेलोड्रामा। इन दही से लोगों का यही ड्रामा है, भावनाओं में बहते रहते हैं। क्या खराबी हमारे कपड़ों में? थोड़े छोटे ही तो हैं। अरे खराबी शब्द ही फीका है तुम तीनों के तंग कपड़े के आगे। ऐसा लग रहा है जैसे फैशन के आड़ में बचिया का फ्रॉक लटका लिया हो। ये सुनकर तीनों शहरी बहुएं गुस्से में तिलमिलाकर कहती हैं, हे यू ओल्ड लेडी, तुम होती कौन हो हमारे फट्टे में टांग अड़ाने वाली? जिसकी लास्ट, अगर और बेइज्जती नहीं करनी तो पत्ती गली पकड़ लो। प्रेमा की तीनों शहरी मॉडर्न बहुओं का बिगड़ैल बोलबाला सुनकर कांची वहां से चली जाती है। मगर उस रात प्रेमा की आंखों में नींद जैसे दुश्वार हो गई थी। आज पूरे गांव घर में मेरी ही शहरी मॉडर्न बहुओं की चर्चा चल रही होगी। इससे पहले कि मेरे 2 बेटे मोहित और युग भीमन मौजी की तरह मॉडर्न बहू ले आए, समय रहते मुझे उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह प्रेमा देवी अपने बचे हुए दोनों बेटों की शादी भारती और देविका नाम की 2 सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहुओं से करती थी। जैसे ही दोनों संस्कारी देवरानी ससुराल में मॉडर्न जेठानियों को देखती हैं तो उनके चेहरे पर शिकंज उभर आती है। तभी स्टेला कहती है, ऐना मीशा, जरा देखो तो हमारी सो कॉल्ड संस्कारी देसी देवरानी हमको कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। कोई बात नहीं, देखने दो। वैसे इनका ये सलमा सितारा वाला लल्लन टॉप लहंगे की तड़कीली भड़कीली चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानियां अपने फैशन का जलवा दिखाकर इतराती हुई कमरे में चली जाती हैं और प्रेमा कहती है,
बहू, अपनी शहरी मॉडर्न जेठानी की असरफिरी दशा देखकर तुम समझ गई होगी। जब से आई हैं पूरे गांव में थू थू हो रही है। मेरे लिए तो ये देखना मर मिटने जैसा हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें बहू बनाया ताकि संस्कार की संगति करके मेरी मॉडर्न बहुओं का मन फिराव हो सके। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी मॉडर्न जेठानी को बदलने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। दोनों संस्कारी देवरानी अपनी शहरी मॉडर्न जेठानियों को बदलने के मिशन में लग जाती हैं। अगली सुबह। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पता नहीं कौन गवार फटे ढोल की तरह हल्ला मचा रहा है सुबह सुबह। अब तो देखना ही पड़ेगा। तीनों मॉडर्न जेठानी गुस्से से आग बबूला होकर कमरे से बाहर आकर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, बंद करो ये घंटा बजाना सुबह सुबह, सर दर्द कर दिया। ओहो जेठानी जी, भगवान के मंदिर में कुड़कुड़ाना अच्छी बात नहीं। बंद करो ये बकवास। तुम दोनों के पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या, जो इस घंटी को बजा बजा कर हमारी बैंड बजा रही हो, गंवार कहीं की। जेठानी जी, आपके लिए भले ये गंवारपंती है, मगर हमारी भाषा में इसे संस्कार कहते हैं। अरे देविका, शायद इन्हें संस्कारों से भेंट नहीं हुई होगी। शहरी माहौल में जो पली बड़ी है हमारी मॉडर्न जेठानी, तभी तीनों की तीनों खुद को 30 मार खा समझती है। बंद करो अपनी जुबान। तुम 2 कौड़ी की देवरानी खुद को समझती क्या हो? 6 मीटर की साड़ी पहनने से संस्कार साबित नहीं हो जाते। न कपड़े पहनने ओढ़ने की ढंग है, न मेकअप का। बड़ी आई छत्तीसगढ़ों वाली संस्कारी बहू बनने। हाँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दोनों देवरानी अपनी जेठानी को संस्कार के सांचे में ढलने की अनगिनत कोशिश करती हैं, मगर शहरी मॉडर्न जेठानियों के अतरंगी हरकतों में कोई भी इजाफा नहीं आता। एक रात की बात है। माँ जी, जेठानी जी, खाना बन गया है, सभी आ जाइए। अरे वाह बहू, आज तूने मेरी पसंद का खाना बनाकर दिल खुश कर दिया। सचमुच आरती और देविका, माँ बिल्कुल सच कहती है। तुम दोनों में संस्कारी बहू के 36 गुण कूट कूट कर भरे। संस्कारी बहू के साथ गुणवान गृहिणी भी हो। अपनी देवरानी के संस्कारों की बखान सुनकर मॉडर्न जलकोकड़ी जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई कहती है, राजवीर, हमारी देसी देवरानी के खाने में ऐसा भी कौन सा खजाना नजर आया तुम्हें, जो रमता जोगी बने बैठे हो? अरे ये भी कोई खाना है? हमें ये घास फूस खाने की आदत नहीं है। जाओ जाकर हमारे लिए फटाफट व्हाइट सॉस पास्ता बना कर लाओ। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा जेठानी जी, क्योंकि ये हमने खास आप तीनों के लिए बनाया है। क्यों देहाती देवरानी, अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या खाना चाहिए? हे भगवान जेठानी जी, जरा अपनी अंग्रेजी जुबान पर ताला लगाकर अपने चरमराए बॉडी पर नजर दौड़ाइए। तीनों कैसे सूखकर कांटा हो गई हैं। थोड़ा तो अपने सूखे शरीर पर तरस खाइए, वरना एक दिन हवा का तेज झोंका चल गया ना तो आप तीनों को उड़ा ले जाएगा। ये सुनकर ससुराल के सभी सदस्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। 2 कौड़ी की देवरानी, हमारा मजाक बनाती हो? तुम जैसे जाहिलों को क्या पता हमारे शहर में पतलापन नहीं बल्कि बॉडी मेंटेनेंस कहते हैं। हाँ, स्टूपिड सो कॉल्ड संस्कारी बहुएं। तीनों मॉडर्न जेठानी अपने तेवर दिखाकर कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही एक शाम अपनी जेठानियों को बाहर आता देख देविका बोलती है, जेठानी जी, अब तीनों कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं, इसलिए बाजार जा रहे हैं, क्योंकि यह मॉल तो है नहीं जहाँ हम मॉडर्न जेठानी जा सके। तो क्या आप लोग इन कपड़ों में जाएंगी? सो व्हाट, हम इन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं। और दूसरी बात, हमें तुम जैसी संस्कारी देवरानी जैसा बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ये 6 मीटर की साड़ी और 36 गुण तुम्हें मुबारक हो। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानी मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहनकर बाजार निकल जाती हैं। पूरे बाजार में नजर उन पर ही गड़ी होती है। तभी अचानक तेज रफ्तार में आ रही एक कार में स्टेला के स्कर्ट का हिस्सा फंसकर फट जाता है। डैम, मेरी ड्रेस! एना, मीशो, मुझे कवर करो। दोनों जेठानी उसे कवर कर लेती हैं। तभी वहां से गुजर रही गुंजन नाम की एक लड़की अपना दुपट्टा उसे देकर बोलती है, ये लो, ये दुपट्टा, थैंक यू सो मच। मेम साहब, ये तो हर दिन का हो गया है। आप जैसे शहरी लोगों के लिए तंग छोटे कपड़े फैशन बन गया, मगर सूट साड़ी हम भारतीय महिलाओं का कल्चर है। और जानती हैं, सूट में दुपट्टा इसीलिए दिया जाता है कि अगर कभी सूट की सिलाई उभर जाए तो हमें भरे समाज में रुस्वाना होना पड़े। और 6 मीटर की साड़ी में ही एक संस्कारी औरत की असली छवि उभरती है। इस तरह वह अनजान लड़की मॉडर्न जेठानियों को संस्कार के मायने सिखा जाती है। उस पल उनकी आंखों में पछतावे के आंसू इठला रहे थे। अगर हमने पहले ही अपनी देवरानी की बात मानी होती तो आज ना हम जेठानी की जग हसाई होती, ना ये दिन देखना पड़ता। इसके बाद तीनों जेठानी घर आकर अपनी देवरानी से माफी मांगती हैं, जिसे देखकर देविका कहती है, कोई बात नहीं जेठानी जी, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। बस आप तीनों ने संस्कार का असल सबक सीख लिया, यही बहुत है।
उस दिन के बाद से तीनों शहरी मॉडर्न जेठानी अपनी संस्कारी देवरानी के तौर तरीके सीखकर उनके साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं। तारा अपनी बूढ़ी दादी मनोहरी के साथ जगतपुर गांव में रहती थी। तारा ने होश भी न संभाला था कि उसके माता पिता मौत की नींद सो गए, जिसके बाद तारा के लालन पालन का भार बूढ़ी दादी के कंधों पर पड़ गया। मगर मुश्किल हालातों में भी मनोहरी ने हार नहीं मानी। वह अपनी पोती को पीठ पर बांधकर कभी खेत में तो कभी ईंट की धधकती भट्टी में मेहनत किया करती। समय का पहिया दिन, सप्ताह और महीनों के मोड़ पर घूमता रहा और तारा 12 साल की हो गई। 12वें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां मेरी बच्ची। अपनी बूढ़ी दादी को माफ कर देना, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई तोहफा नहीं। ऐसा कहकर मनोहारी की आंखों में गरीबी की घनघोर घटाएं घिराती हैं। तभी तारा बोलती है, ओहो दादी माँ, आपका साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे और क्या चाहिए, मगर इस साल मुझे आपसे वादा चाहिए कि अब से मैं भी आपके साथ खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाऊंगी। यही मेरे मन की अभिलाषा है। अरे मेरी प्यारी पोती, ठीक है, कल से हम साथ चलेंगे। अपने जन्मदिन के अवसर पर तारा को खाने में रोटी और आलू की सब्जी के कुछ फांक नसीब होते हैं, जो बाकी दिन की प्याज और रूखी सूखी रोटी से बढ़कर था। गरीबों का जीवन होता ही ऐसा है, जहाँ एक ओर ऊंचे लोग अपनी रईसी भरे रुझान की शान बनाए रखने के लिए खाने पर हजारों और लाखों खर्चने पर भी नहीं चूकते, वहीं गरीबों को कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता। देर रात जाग रही तारा अपने दिल की गहराई से कहती है, काश कि मुझे आज के दिन केक का और गुलाब जामुन लुत्फ उठाने को मिलता तो मेरा बर्थडे कितना बेहतरीन बीतता। मगर जो मुमकिन ही नहीं, खामखा उसके ख्वाब क्यों बुनना। इतना बोलकर तारा मीठी नींद में घुल मिल जाती है। तभी घर के कोने में रखी उस पुरानी सी चक्की से एक तेजोमय सुनहरी रोशनी प्रकाशमान होकर घूमने लगती है। तभी चक्की के पत्थर पर आंख मुंह नाक उत्कीर्ण होता है और वह चक्की जैसे जी उठती है। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर तारा। मैं जादुई चक्की तुम्हारे टूटे मन की मनोरथ पूरी करता हूँ। कल सुबह तुम केक का स्वाद जरूर भोगने पाओगी। इतने के बाद चक्की के अंदर से परात भरकर गर्मा गर्म गुलाब जामुन से भरी परात और स्वादिष्ट सा स्ट्रॉबेरी केक जादुई सुनहरी चक्की के ऊपरी सतह पर प्रकट होती है। सुबह जब तारा चक्की पर यह देखती है तो उसकी आंखें इठला उठती हैं। अरे वाह, ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है और केक भी। जरूर रात दादी माँ ने मुझे बोलते हुए सुन लिया होगा, तभी चक्की पर मिठाई और केक रख छोड़ा है। तारा खुशमन से अपने सवाल को सुलझा ही रही थी, तभी मनोहरी आंख मीचते हुए उठती है और तारा अपनी दादी से चिपट कर कहती है, इस बेनजीज उपहार के लिए बहुत शुक्रिया दादी माँ, आपने तो चक्की पर 4 चांद लगा दिए। जादुई चक्की से अनजान मनोहरी चिंता में पड़ जाती है, मगर अपनी पोती की आंखों में झिलमिलाती खुशी देखकर उसकी चिंता मध्यम हो जाती है। समय बीतता है, दोनों दादी पोती पूस के कड़ाके की सर्दी में काम पर निकल जाती हैं। जय राम जी की जमुना दास जी, आज कौन से खेत का खरपतवार साफ करना है? मनोहरी, अब सारे खेत एकदम साफ हैं, बस फसल की कटनी बची बाकी है। एक बार गेहूं की बालियां पक जाए तो तुम्हें बुलाहट भेजूंगा। इसके बाद मनोहरी अपनी पोती को लेकर खेत की डगर से होते हुए भूषण की भट्टी में आती है। भूषण भाई, ईद के मन के पक गए हो तो मैं टोकरी दिला दूं। माफ करना मनिहारी मौसी, तुमने आने में देर कर दी। भट्टी पर बहुत मजदूर हैं, आज इन्हें ही मेहनताना चुकाना भारी पड़ने वाला है। माफ करना, अब इन मजदूरों के पेट पर लात मारना भली बात नहीं होगी ना। मैं समझ सकती हूँ भूषण। भूषण बड़ी ही सफाई के साथ मनोहरी को भट्टी से रफा दफा कर देता है और कुड़कुड़ते हुए कहता है, 2 नाव में सवार होने वालों का ऐसा ही हश्र होना चाहिए। जरूर खेत में कटनी सोहनी का काम नहीं होगा, तभी मुंह उठाकर भट्टी पर आई थी ये मनोहारी मौसी। चारों ओर सर्द भरी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। दोनों दादी पोती की काया ठंड के कहर से कांप उठी थी। वह जल्दी जल्दी घर के लिए कदम बढ़ा रही थी। तभी बूढ़ी मनोहरी मन ही मन चिंता में घुली जा रही थी। सोचा था कि दिन भर खेत में बनिहारी करके 100-200 दिहाड़ी बन जाएगी तो आटा दाल का मोल मिल जाएगा। भगवान जी जब चाहे हम गरीबों के पेट पर पाबंदी लगा देते हैं।
मनोहरी के परेशान भागकर जादुई चक्की एक बार फिर जागृत हो जाती है, जिसके बाद उसके केंद्र से निकल रही सुनहरी चमक से पूरा घर जुगनू के जैसे रोशनी छिटक जाती है और 56 भोगों से भरी हुई एक थाली चक्की से बाहर आती है। मुझे उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अब मुझे पत्थर में स्थिर होना होगा। जैसे ही मनोहरी और तारा घर में घुसती हैं तो जादुई चक्की पर रखे 56 भोगों से भरी थाली देखकर उनकी सूनी आंखें चकाचौंध उठती हैं। दादी माँ, ये हमारा घर खाने की खुशबू से कैसे महक उठा है, जैसे यहाँ हलवाई ने डेरा डाला हो। अरे वाह, चक्की पर कितने सारे स्वादिष्ट पूरी पकवान से भरी थाली रखी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं था और चूल्हा भी सूना पड़ा था। फिर ये कैसे हुआ? आओ ना दादी माँ, खाना खाते हैं। जादुई चक्की की बदौलत दोनों दादी पोती एक अरसे बाद 56 भोग खाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जादुई चक्की भोर की पहली पहर को अपने अंदर से निष्दिन उन्हें भोजन मुहैया कराती। ये सब कुछ मेरी समझ से परे होता जा रहा है। इस चक्की के ऊपर खाना आखिर आता कहाँ से है? ये भगवान की लीला है या नहीं? आज रात मैं ये जान कर रहूंगी। उस रात मनोहरी जादुई चक्की पर नजर गड़ाई थी। तभी भोर के 4 बजते ही जादुई चक्की चलने लगती है और सुनहरी चमक पूरे घर में इठला उठती है। तो तुम वाकई में जादुई चक्की हो? इसमें आश्चर्य कैसा? मैं तो बरसों से जादुई चक्की हूँ, क्योंकि मैं जादुई पत्थर से तराशा गया हूँ। मुझसे तुम्हारी दुख और गरीबी नहीं देखी गई, इसलिए मैंने तुम्हारे भूख मिटने का भार खुद पर ले लिया। मैं खाने खजाने दोने का वारिस हूँ। तो क्या तुम हमारी गरीबी मिटा सकते हो? क्या हमें इस गरीबी के गड्ढे से बाहर निकाल सकते हो? हाँ, बिल्कुल। इतना कहते हुए जादुई चक्की सुनहरी चमक से भरकर अपने भीतर से खरे सोने के सिक्के झमाझम बरसाने लगता है और सिक्कों की खनक से तारा की नींद टूट जाती है। इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो चक्की के अंदर से निकल रही है। ये कैसा अजूबा है? चाहो तो तुम मुझे जादुई चक्की को 8वां अजूबा बुला सकती हो तारा। तुम तो इंसानों की तरह बात भी कर रही हो। दादी तो कहती थी कि पत्थरों में जान नहीं होती, फिर ये पत्थर की चक्की कैसे बोल रही है? क्योंकि मैं जादुई चक्की हूँ तारा, इसलिए मैं चलने के साथ बोल भी सकता हूँ। वक्त मेरे हाथों से छूट रहा है। अब मैं अगले 24 घंटे बाद ही जादुई चक्की के अक्ष में जाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। तुमने हम गरीब बेसहारा की भूख मिटाई है। जादुई चक्की, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि तुमने जो मुझे अपने घर में पनाह दी, ये धन उसका ही प्रतिफल था मनोहरी। एकाएक जैसे ही सूरज बादलों की गोद से बाहर आता है, सुबह की किरण छट जाती है, जिसके साथ जादुई चक्की स्थिर हो जाती है। मनोहरी उन सोने के सिक्कों को सुनार से बेच देती है, जिसके बदले में उसे बहुतायत पैसे मिलते हैं, जिससे उनके घर पर छाई घनघोर गरीबी की बदरात छट जाती है और वह सुंदर से घर का निर्माण करने के बाद खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। साथ ही जादुई चक्की की मदद से बेसहारा लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाते हैं। अरे भाई, घबरा क्यों रहा है? परेशानी का समाधान तो सिर्फ एक ही इंसान के पास मिलता है, वो है डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास जाएगा तो तुझे तेरी परेशानी का समाधान मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे भाई, लेकिन वेकिन छोड़ और तू चुपचाप मेरे साथ चल। आज मैं तेरी परेशानी का समाधान निकलवा कर ही रहूंगा। निदेश अपने दोस्त अमरेंद्र को हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसके बाद अमरेंद्र डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताता है। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों पैदाइशी गंजी हैं। जब से उन्होंने जन्म लिया है, उनके सिर पर एक बाल नहीं उगा है। मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। मेरी बेटियों के गंजेपन की वजह से कोई उनसे शादी नहीं कर रहा। क्या आपके पास मेरी बेटियों का इलाज है? देखिए, इलाज तो आपको हमारे पास मिल जाएगा। सारी बात यह है कि इलाज करवाने के लिए आपके पास इतना पैसा होगा? डॉक्टर साहब, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटियों को ठीक कर दीजिए। देखिए, आपकी एक बेटी के ट्रीटमेंट में पूरे 3 लाख रुपए लगेंगे और 3 बेटियों को मिलाकर 9 लाख रुपए हो जाएंगे। क्या आप इतना पैसा देने के लिए तैयार हो? डॉक्टर साहब,
ये आप कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ हमारे पास 1,000 रुपए भी पूरे नहीं है और आप पूरे 9 लाख रुपए की बात कर रहे हो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है डॉक्टर साहब। मैं एक गरीब हूँ और दर्जी का काम करता हूँ। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जब तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं तो मेरे पास मुंह उठाकर क्यों चले आए? चले जाओ यहाँ से। अमरेंद्र और रितेश दोनों वहां से निकल जाते हैं। नितेश भैया, मैं दिन रात कपड़े सीलूंगा और पैसे कमा लूंगा और अपनी बेटियों का इलाज जरूर करवा लूंगा। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। हमारे पास भी कुछ पैसे आएंगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस दिन के बाद से अमरेंद्र दिन रात कपड़े सिलता रहता है, लेकिन दिन रात मेहनत के बाद भी पूरे महीने के केवल वो 5,000 रुपए ही कमा पाता है। एक दिन उनकी तीनों बेटियों को देखने के लिए कुछ लोग उसके घर पर आते हैं। भाई साहब, सब बात ठीक है, लेकिन अब आप अपनी बेटियों को कब बुलाओगे? मालती के ये कहते ही अमरेंद्र की तीनों बेटियां मालती के सामने आती हैं, जिन्हें देखते ही मालती उठ खड़ी होती है। अरे भाई साहब, ये कैसा मजाक है? अगर ये मजाक है तो हमें पहले ही बता दीजिए। मालती बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? यही तीनों मेरी बेटियां हैं। ये तीनों गंजी लड़कियां तुम्हारी बेटी हैं? अरे ऐसी बेटियों के बाप होने से अच्छा तो तुम डूबकर मर जाओ। ऐसी लड़कियों की शादी कभी जिंदगी में नहीं होती। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमरेंद्र की तीनों बेटियां रोने लगती हैं। उन्हें रोता हुआ देख अमरेंद्र बहुत परेशान हो जाता है और रोते रोते घर से निकल जाता है। देखते ही देखते अमरेंद्र जंगल में एक नदी के पास पहुंच जाता है। सही कहा मालती बहन ने, ऐसी बेटियों के बाप होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इतना कहते ही अमरेंद्र नदी में छलांग लगा देता है। कुछ देर तक पानी के बुलबुले उठते हैं, जिसके बाद बुलबुले बंद हो जाते हैं। लेकिन तभी अमरेंद्र को डूबता हुआ देख पानी के अंदर से एक देवी माँ उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आती है। इतने समझदार होकर 3 बेटियों के बाप होने के बाद भी तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों उठाया? तो क्या करूं देवी माँ, मेरी तीनों बेटियों की शादी नहीं हो रही है। वो तीनों गंजी है, उनका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। देवी अमरेंद्र की ये बात सुनते ही अपने हाथ अमरेंद्र के सिर पर रखती हैं और कहती हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारी तीनों बेटियों के सर पर बहुत घने लंबी चोटी है और वह कोई मामूली चोटी नहीं बल्कि जादुई चोटी है। लेकिन उनके बाल जादुई हैं, इसका पता उन्हें कैसे लगेगा? तुम्हें अपनी बेटियों से बस इतना कहना है कि वह अपने दोनों हाथों से अपनी चोटी को पकड़ें और कहें, ऐ मेरे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। उसके बाद जादुई बाल अपना जादू दिखा देंगे। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद अमरेंद्र वापस अपने घर लौटता है, जहाँ उसकी तीनों बेटियों के सिर पर घने काले लंबे बाल होते हैं। पिताजी देखिए, हमारे सर पर कितने काले और लंबे बाल हैं। ये तो किसी जादू से कम नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे सर पर इतने काले घने लंबे बाल हैं। देखो पिताजी, इन बालों की मदद से हम तीनों बहनें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हाँ मेरी बेटियों, ये कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल हैं। अमरेंद्र देवी माँ की सारी बातें अपनी तीनों बेटियों को बताता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां अपनी अपनी चोटी को दोनों हाथों से पकड़कर कहती हैं, ऐ हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। ऐ मेरे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। ऐ मेरे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। तीनों के एक साथ ये कहने पर आयशा के काले बाल सोने में बदल जाते हैं और उसके बालों से सोने के गहने निकलने लगते हैं। वहीं मनोरमा के बाल काले ही रहते हैं, लेकिन उसके बालों से खाने के कई प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। इसी तरह पुष्पा के बाल चांदी में बदल जाते हैं और उसके बालों से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। पिताजी जरा देखिए तो सही, कितने सारे सोने के गहने हैं। इतना सारा स्वादिष्ट और लजीज खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पिताजी देखिए ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन नहीं होता, मेरे बालों से चांदी के बर्तन निकले हैं और कितने सुंदर हैं। जादू होने के बाद उन तीनों के बाल नॉर्मल ब्लैक बन जाते हैं। ये सब देखकर अमरेंद्र बहुत खुश होता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी तीनों बेटियों को उनके बाल मिल गए, वरना मैं जिंदगी भर भी जितनी भी कोशिश करता अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा पाता। खुशी के मारे अमरेंद्र की आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसके बाद अमरेंद्र अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लेता है। वो सभी उस रात बहुत खुश होते हैं और पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं।
अगले दिन अमरेंद्र खुशी खुशी अपने गांव के पंडित के पास जाता है और कहता है, अरे देखो पंडित, अब मेरी तीनों बेटियों के सिर पर बहुत खूबसूरत काले लंबे बाल हैं और वो बहुत सुंदर भी लग रही हैं। मेरी तीनों बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताओ। अरे जजमान, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। अभी ही मुझे एक ही घर से लड़कों की शादी करवाने का अवसर मिला है। क्यों ना मैं तुम्हारी तीनों बेटियों की शादी उन्हीं तीनों लड़कों से करवा दूं? ऐसा कहकर पंडित अमरेंद्र को फोटो दिखाता है। अरे पंडित जी, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। वैसे भी ये लड़के पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं। अब जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटियों की शादी करवाओ। मैं अपनी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। कुछ ही दिनों में अमरेंद्र अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता तय कर देता है। अरे मेरी बेटियों, तुम्हारी शादी करवाने से पहले मुझे तुम्हारे जादू की जरूरत होगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आयशा के इतना कहने के बाद वो तीनों एक साथ कहती हैं, ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। तीनों के इतना कहते ही आयशा के बाल सोने से सुनहरे बन जाते हैं, जिसके बाद उसके बालों से सोने के गहने निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोरमा के बाल काले रहते हैं और उसके बालों से खाना निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ पुष्पा के बाल चांदी में बदल जाते हैं और उसके बालों से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी हर घर में दे। अमरेंद्र सारा सोना चांदी इकट्ठा करके अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करता है, जिसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों को खुशी खुशी विदा कर देता है। अपनी तीनों बेटियों की शादी के बाद अमरेंद्र दर्जी का काम करके अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगता है।